हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान पाठ 3 को, परिवहन को। पाठ 3 के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियोज में हमने श्वसन के बारे में पढ़ा था कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने चरणों में पूरा होता है, श्वसन से किसकी प्राप्ति होती है, श्वसन क्यों जरूरी है। इन सभी बातों को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे परिवहन के बारे में। परिवहन है क्या, परिवहन क्यों जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी सजीव प्राणी हैं, चाहे वे पौधे हो या जंतु हो, चाहे वह एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उन सभी जीवों के शरीर के अंदर बहुत सी क्रियाएं जो है लगातार होती रहती हैं। उनके शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन सभी कोशिकाओं के द्वारा कुछ न कुछ क्रियाएं हमेशा संपादित की जाती है, मतलब कोशिकाओं के द्वारा कार्य जो है हमेशा किए जाते रहते हैं। और उन कोशिकाओं को अपने कार्यों को करने के लिए बहुत से पदार्थों की आवश्यकता होती है। जितने भी कोशिकाएं होते हैं, उन कोशिकाओं के अंदर बहुत से कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। जितने भी कोशिकाएं होती हैं, उन सभी कोशिकाओं के अंदर बहुत से कार्यों को करने की आवश्यकता होती है। और उन कार्यों को करने के लिए जो पदार्थ चाहिए होते हैं, उन कार्यों को संपादित करने के लिए वे पदार्थ जो है एक जगह स्रावित नहीं होते, उनका स्रोत अलग होता है। मान लीजिए कहीं पर यहाँ पर कोई कोशिका है और इसको अपने कार्य को पूरा करना है, तो कार्य को पूर्ण के लिए जिन जिन पदार्थों की आवश्यकता होगी, वे पदार्थ जो है कहीं दूर स्रावित हो रहे हैं। मान लो यहाँ पर कहीं वह पदार्थ जो है बन रहा है, उस पदार्थ का स्रोत यहाँ पर है, लेकिन उसको इस पदार्थ का जरूरत यहाँ पर है, तो इस पदार्थ को यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरण की जरूरत होगी। जब तक ये सारे पदार्थ इस कोशिका तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक कोशिका जो है अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएगी। इस प्रकार हम समझ गए कि जितने भी पदार्थ होते हैं जिनकी कोशिकाओं को जरूरत होती है, उनका स्रोत जो है अलग होता है और उन पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा जरूरी पदार्थ जो है अपने मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, उस प्रक्रिया को ही परिवहन कहा जाता है। फिर से, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुँचने की क्रिया परिवहन कहलाती है। इसमें एक बात आप और ऐड कर सकते हैं कि जो कोशिकाएं होती हैं, जब अपना कार्य संपादित कर लेती हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं वे अपना जब कार्य को पूरा कर लेती हैं, तो कार्य को पूरा करने के बाद कुछ ऐसे भी पदार्थ ये बना देती हैं जिसकी हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि ऊपर से तो इसको जरूरी पदार्थ मिल गया और इसने अपना कार्य कर लिया, और कार्य करने के बाद यह कुछ ऐसे पदार्थ बना देते हैं जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर भी निकालना जरूरी होता है। या जो शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, यह भी परिवहन के द्वारा ही पूरी होती है। इस प्रकार आप परिभाषा में इन दोनों बातों को ऐड कर सकते हैं। उपयोगी पदार्थों का उसके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचना और अनुपयोगी पदार्थों का कोशिकाओं से शरीर से बाहर निकलने की क्रिया परिवहन कहलाती है। फिर से, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचने की क्रिया और कोशिकाओं से अनुपयोगी या विषाक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया परिवहन कहलाती है। यानी कि एक तरह से मूल स्रोत से जरूरी पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंच रहे हैं, और दूसरी तरफ जो कोशिकाएं होती हैं जब अपना कार्य संपादित कर लेती हैं, तब क्या होता है कि जो विषाक्त पदार्थ बनते हैं, जो अनुपयोगी पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर भी निकालना जरूरी होता है। तो ये दोनों कार्य जो होते हैं किस क्रिया के द्वारा पूरे होते हैं? परिवहन के द्वारा। तो परिवहन की परिभाषा या परिवहन को आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि परिवहन है क्या। परिवहन का अर्थ मतलब स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह पदार्थों का आवागमन। उपयोगी पदार्थ जो होते हैं अपने मूल स्रोत से, यानी कि जहाँ पर वे बनते हैं वहाँ से कोशिका तक पहुँचते हैं, और जब कोशिका में पहुँच जाते हैं तब कोशिका अपने कार्यों को करती है, और कोशिका जब अपने कार्य को कर लेती है तो कुछ ऐसे भी पदार्थ बना देती है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को नहीं होती है। तो उन पदार्थों को कोशिका के द्वारा शरीर से बाहर भी निकालना पड़ता है। तो यह निकालने की क्रिया भी किसके द्वारा होती है? परिवहन के द्वारा। इस प्रकार परिवहन को आप समझ गए होंगे कि परिवहन है क्या। उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोत से कोशिकाओं तक पहुंचना और कोशिकाओं से अनुपयोगी विषाक्त पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने की क्रिया परिवहन कहलाती है। अब आगे बढ़ जाते हैं। परिवहन को जो क्रिया होती है वह सभी सजीवों में होती है, चाहे वह एक कोशिकीय सजीव हो या बहुकोशिकीय हो या पौधे हो या जंतु हो। लेकिन जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनमें क्या होता है कि परिवहन के लिए अंग नहीं पाए जाते हैं। वे क्या काम करते हैं कि क्रिया होती है विसरण की क्रिया के द्वारा ही एक कोशिकीय जो पौधे होते हैं उनमें पदार्थों का आवागमन हो जाता है। उपयोगी पदार्थ कोशिकाओं तक पहुंच भी जाते हैं
और अनुपयोगी पदार्थ जो होते हैं शरीर से बाहर भी निकल आते हैं। किस क्रिया के द्वारा? विसरण क्रिया के द्वारा। कुछ बहुकोशिकीय शैवाल जो होते हैं उनमें भी विसरण के द्वारा ही पदार्थों का परिवहन हो जाता है। लेकिन जो हम जैसे जीव हैं या बड़े बड़े जो पौधे होते हैं, जो बहुकोशिकीय दूसरे पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है कि अंग पाए जाते हैं जिसके द्वारा पदार्थों का आवागमन कराया जाता है और कोशिकाएं जो अपने कार्यों को पूरा कर पाती हैं। आइए जान लेते हैं पौधों में परिवहन। पौधों की बात की जाए तो पौधे दो प्रकार के, एक कोशिकीय भी पौधे होते हैं और बहुकोशिकीय पौधे। तो एक कोशिकीय पौधे में विसरण की क्रिया के द्वारा पदार्थों का आवागमन हो जाता है, उनमें कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। और कुछ बहुकोशिकीय शैवाल, उनमें भी विसरण की क्रिया के द्वारा ही पदार्थों का आवागमन होता है। लेकिन बहुकोशिकीय पौधों में जो शैवाल को छोड़कर दूसरे पौधे होते हैं उनमें क्या हो जाते हैं कि संयोजी ऊतक पाए जाते हैं, जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम ये दो प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। ये क्या काम करते हैं कि पदार्थों का आवागमन कराते हैं। पौधे के शरीर के सभी भागों में ये जाल की तरह फैले रहते हैं और परिवहन के जितने भी कार्य होते हैं इन्हीं के द्वारा पूरा किया जाता है। जाइलम जो होता है कि जाइलम जड़ से, पौधे के जो जड़ होते हैं, पौधे के जड़ों से जल प्लस खनिज लवण, जाइलम जो होता है पौधों के जड़ों से जल और खनिज लवणों को उठाता है और उठाकर पौधे के जितने भी भाग होते हैं जहाँ खाना बनता है, पत्तियां, उन सभी पत्तियों तक यह पहुंचा देता है। जाइलम जो होता है जड़ों से जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण कराता है। जल और खनिज लवणों को जड़ों से उठाता है और उठाकर पत्तियों तक पहुंचा देता है। इस प्रकार जल और खनिज लवणों का परिवहन कौन कराता है? जाइलम। जबकि जो फ्लोएम होता है, जब फ्लोएम क्या काम करता है कि जब पत्तियों में भोजन बन जाता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व, सभी प्रकार के पदार्थ जब पत्तियों तक पहुंच जाते हैं, तब पत्तियां क्या काम करती है कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाती है और उस भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाना जरूरी होता है। तो इस प्रकार यह काम जो है भोजन का परिवहन करने का कार्य जो है फ्लोएम के द्वारा पूरा किया जाता है। इस प्रकार आप समझ गए हो कि जाइलम और फ्लोएम दो ऐसे संयोजी ऊतक हैं जो पौधों में परिवहन का कार्य करते हैं। जाइलम जो है जड़ों से जल और खनिज लवणों को उठाकर पौधे के सभी भाग यानी कि पत्तियों तक पहुंचाता है, और जबकि फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोज्य पदार्थ बनते हैं उस भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, सभी भागों में पहुंचाता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जाइलम जो है, जाइलम की जो दिशा होती है हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ होती है। एक दिशीय पथ में यह परिवहन करता है जाइलम, जबकि फ्लोएम जो है एक दिशीय पथ में नहीं, यह सभी दिशाओं में, इसको द्विदिशीय पथ कहा जाता है। द्विदिशीय पथ में फ्लोएम जो है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। मान लो पत्तियों में भोजन बन रहा है तो यह भोजन जो है सीधे नीचे ही थोड़े ना जाएगा, अगल बगल के जितने भी पौधे के अंग होते हैं उन सभी भागों में जाता है। इस प्रकार इस पथ को द्विदिशीय पथ कहते हैं। जबकि जो जाइलम होता है वह केवल जड़ से ही जल को और खनिज लवणों को अवशोषित करके सीधे पत्तियों तक पहुंचा देता है। तो इसका पथ एक ही दिशा में होता है, इसलिए इसके परिवहन के पथ को एक दिशीय पथ कहते हैं, और जबकि फ्लोएम के परिवहन के पथ को द्विदिशीय पथ कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम को भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अब एक प्रश्न आता है कि जाइलम और फ्लोएम में अंतर क्या है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर, तो अंतर प्रश्न पूछा जाता है तो पहला अंतर आप लिख दीजिए कि जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं वे जीवित होती हैं। जाइलम की कोशिकाएं क्या होती हैं? जीवित होती हैं। जबकि फ्लोएम की कोशिकाएं क्या होती है? मृत होती है। जाइलम जिन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसको वे जीवित रहती हैं, जबकि जो फ्लोएम की कोशिकाएं होती है वे मृत होती हैं। दूसरा अंतर आप लिख दीजिए कि जो जाइलम होता है वे जल और खनिज लवण का अवशोषण कराता है, जाइलम जो है जल और खनिज लवणों का परिवहन कराता है। जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिज लवण का परिवहन कौन कराता है? जाइलम। और जबकि जो फ्लोएम होता है भोजन यानी कि खाद्य पदार्थ का परिवहन कराने का कार्य करता है। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 3 नंबर अंतर जो है इनमें जल खनिज लवण का बहाव एक ही दिशा यानी कि एक ही दिशा में होता है। इसमें आप लिखिएगा कि जाइलम में जल और खनिज लवणों का परिवहन एक ही दिशा में होता है, जबकि फ्लोएम में भोजन का स्थानांतरण सभी दिशा में होता है। इसको एक दिशीय पथ कहते हैं और इसको द्विदिशीय पथ कहते हैं। जाइलम में जल और खनिज लवणों का स्थानांतरण एक दिशीय पथ में होता है, जबकि फ्लोएम के द्वारा भोजन एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन द्विदिशीय पथ में होता है। इस प्रकार आप तीनों अंतर को आसानी से याद कर लेंगे और एग्जाम में आसानी से लिख लेंगे। अगला टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन का। पौधे क्या काम करते हैं कि पौधे जो है जड़ों से जल का अवशोषण करते हैं।
लेकिन ये जड़ों से जल का इतना अवशोषण कर लेते हैं कि उतना उनकी आवश्यकता ही नहीं होती। इनको जल की थोड़ी बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा जल अवशोषण कर लेते हैं। इस प्रकार इनके अंदर जितना भी जल अवशोषित हो जाता है उसमें से ये कुछ का तो प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन बाकी बचे जो शेष जल होता है उसको अपने पत्तियों के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। और पत्तियों के द्वारा जो शेष जल होता है उसको बाहर निकालने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को आप फिर से समझ लें। पौधे अपने जड़ों के द्वारा जरूरत से ज़्यादा जल का अवशोषण कर लेते हैं। उन जल में से कुछ जल का तो प्रयोग ये अपने कार्यों को संपादित करने में करते हैं, लेकिन जो शेष जल होता है उस शेष जल को ये अपने रंध्रों की सहायता से, पत्तियां में जो रंध्र होते हैं उन रंध्रों के सहायता से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इस प्रकार शेष जल का पत्तियों के रंध्रों के द्वारा वायुमंडल में छोड़ने की यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा को भी आप समझ गए होंगे। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो है पौधे जो है अपना ताप नियंत्रण रखते हैं। अपने शरीर का जो ताप होता है उसको वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये नियंत्रण करके रखते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा भी आप समझ गए। जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं इसको भी आपने समझ लिया। इन दोनों में अंतर आप समझ गए। पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है हमने इसको भी समझ लिया। परिवहन की परिभाषा क्या थी हमने इसको भी समझ लिया। इस प्रकार आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।